सबको हेलो। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहना। वेक्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये वेक्टर्स पढ़ने से आपको क्या मिलेगा। ठीक है। वेक्टर यार हर एक चैप्टर में फिजिक्स के आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्टली भी आएगा वेक्टर हर एक चैप्टर में और इनडायरेक्टली ये तो कहीं पे भी आ सकता है। और यार एक और बात करनी थी। वेक्टर्स में ही बच्चों को जनरली प्रॉब्लम होती है, जिनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है या डिफिकल्टी आती है फिजिक्स समझने में, उनको डिफिकल्टी फिजिक्स के साथ नहीं, उनमें डिफिकल्टी जनरली वेक्टर्स के साथ होती है। अब यार डिफिकल्टी होती है इसका मतलब क्या ये है कि ये डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। 11th और 12th की फिजिक्स में तो ये मिलेगा ही मिलेगा और हेल्प करेगा ही करेगा। इनफैक्ट अगर आप वेक्टर्स अच्छे से सीख गए तो आपने 11th 12th की आधी से ज्यादा फिजिक्स सीख ली है अभी अच्छे से। वेक्टर्स फिजिक्स में हेल्प करेगा ही करेगा। फिजिक्स के अलावा 12th का मैथ्स में 3D नाम का सेक्शन है। 3D में वेक्टर्स नाम का एक चैप्टर मैथ्स की 12th की बुक में भी आपको मिलेगा ही। वहां पे अगर आप ये यहाँ पे अच्छे से सीख गए तो वहां पे बहुत जल्दी वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा और वहां पे बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। 12th की मैथ्स की बात कर रहा हूं। उसके अलावा 3D जो सेगमेंट है मैथ्स का, बहुत सारी जगह स्किप हो जाता है और बहुत सारे बच्चों से स्किप कर देते हैं। रीजन बीइंग ये अच्छे से नहीं आता। तो ठीक है, समझ रहे हो? अगर आप ये अच्छे से सीख गए तो 12th का एक सेक्शन है 3D का, वो पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो कितनी मजेदार बात है, अभी 11th की जस्ट स्टार्टिंग में ही आप लोग एक 12th का पूरा सेक्शन अच्छे से सीख जाओगे, बहुत हेल्प मिलेगी वहां पे। और 11th 12th के तो हर एक चैप्टर में ये मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम देता है बच्चों को, इसका मतलब ये नहीं कि ये मुश्किल है, बहुत आसान है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं बोर्ड पे वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं पी क्यू। दो तरीके की हो सकती है यार, एक तो होगी स्केलर या फिर वेक्टर क्वांटिटी। अब जिन क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा यार, स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान से सुन लो। कॉपी निकालो, पेन निकालो। कॉपी पेन निकाल के खाली नहीं बैठना, आगे आपको पता है क्या करना है। पेन को कॉपी पे चलाना है। चला के क्या करोगे, ये जो साथ में बोल रहा हूं इसके नोट्स बनाते रहोगे। नोट्स इसलिए बनाने हैं हमें ताकि लेक्चर के बाद आपको जब रिवाइज करना है तो रिवीजन में सिर्फ 10 to 15 मिनट लगे। ये जितना भी आप 1 घंटे का लेक्चर देखोगे या जो भी एक लेक्चर देखोगे, उसे रिवाइज करने के लिए सिर्फ 10 to 15 मिनट्स ही लगेंगे, याद करने में भी, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे साथ साथ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना। नोट्स के साथ साथ जिसको पूरा नहीं लिखना, जिसको डेफिनेशन ऑलरेडी याद है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते रहो और आगे बढ़ते रहो ताकि रिवीजन में, रिवाइज करने में हेल्प मिले इसे। ठीक है, तो चलो दोबारा से डेफिनेशन रिपीट करता हूं स्केलर की। दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर। ठीक है, तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं हैव मैग्नीट्यूड ओनली। इसका एग्जांपल आप दोगे कोई? मास, टाइम, वॉल्यूम, वर्क। बहुत हो गए चार यार, दो तीन दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते। ठीक है, वेक्टर्स पे चलते हैं। वेक्टर किन्हें कहते हैं? वेक्टर की डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को याद होगी, बहुत सारों को नहीं याद हो गई भाई। तो चलो बोलो, फिर बात पे आते हैं। वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बस इतना ही क्या? ना यार, वेक्टर की इतनी डेफिनेशन बोलना इनकम्प्लीट है। ठीक है, गलत नहीं बोलूंगा, इनकम्प्लीट है। वेक्टर की फुल डेफिनेशन और करेक्ट डेफिनेशन क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो वेक्टर लॉ।
एज वेल एज फॉलो वेक्टर लॉ। तो यार तीन चीजें होनी चाहिए वेक्टर होने के लिए, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, साथ में उन वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आप आगे देखोगे अभी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर फिर भी वो वेक्टर नहीं होते। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करते। अभी देखेंगे आगे। पर यार वेक्टर की डेफिनेशन तीन चीजें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ। ये तीनों चीजें हैं तो वेक्टर, अगर नहीं है तो स्केलर। ठीक है, तो चलो वेक्टर के एग्जांपल दे दो यार। वेक्टर के एग्जांपल सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल है, बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते। बस दो तीन एग्जांपल डेफिनेशन के साथ मोर देन सफिशिएंट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप मेरे को बताना कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। सबसे पहले यार, सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी हम देख रहे हैं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला याद है? प्रेशर का सही फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। हम क्या लिखते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर का फॉर्मूला नहीं होता। जब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में तब देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या, और ये क्यों नहीं होता और ये क्यों होता है। क्लियर है? अच्छा, तो भाई एक बात सुनना, प्रेशर को आप दिखाते कैसे हो? बचपन में दिखाया होगा। बचपन का मतलब 9th क्लास में, या जब भी प्रेशर पड़ा, क्या दिखाते हो? इस बीकर में हमने पानी भर दिया, खूब सारा पानी भर दिया। अरे सर बीकर में कितना पानी आएगा? यार जितना भी आएगा भर दिया। समझ रहे हो ना आप खूब सारे से क्या मतलब है? प्रेशर को पी से डिनोट करा, प्रेशर को ऐसे दिखाते हो बीकर के बेस पे, दिखा दिया जी। प्रेशर की मैं वैल्यू भी बता देता हूं। सपोज करो 10 पास्कल। अब ध्यान से देखना, डायरेक्शन भी है ना, साथ में मैग्नीट्यूड भी है, पर प्रेशर का आंसर हम सबको पता है क्या होना चाहिए। डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो इसे वेक्टर होना चाहिए क्या? ना, प्रेशर स्केलर होता है। हमें सबको अच्छे से याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब आपको पता लग गया। और याद रखना है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है? जब डायरेक्शन से दिखाते हैं और मैग्नीट्यूड भी है इसके पास। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता। ठीक है, आपको ये नहीं चेक करना कि वेक्टर लॉ कैसे फॉलो करेगा, कैसे चेक करेंगे, इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, यार एक रीजन होना चाहिए देने के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने अभी पूछा कि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी बताओ वेक्टर क्यों नहीं है ये प्रेशर, तो क्या आंसर करोगे? पता नहीं, ऐसी करोगे ना, फंस जाओगे ना वहां पे। तो यार फंसना नहीं है, वहां पे उन्हें रीजन दे के समझाना है कि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता प्रेशर, इस वजह से प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। अब आपसे कोई पूछे वेक्टर लॉ कैसे चेक करेंगे, वो कह देना अभी हम छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे फिर चेक करेंगे। ठीक है, और कभी बाद में मेरे से जरूर पूछना कि वेक्टर लॉज में क्या क्या आता है और किनको नहीं फॉलो करता है। मैं बड़े मजे से बताऊंगा और आप भी बड़े मजे से सुनना, और अच्छे अच्छों की बैंड बजाना फिर वेक्टर लॉ होते क्या है और किन किन वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, पर अभी नहीं, अभी आप छोटे हो 11th 12th में। तो चलो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, करंट। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट बनाता हूं, एक बैटरी बना दी, साथ में स्विच लगा देता हूं, रेजिस्टेंस बना दिया, लोड बना दिया, रेजिस्टेंस बना दिया, जैसे बताओगे, जो बोलोगे इसे बोल दो। मैं नहीं बताऊंगा कि करंट कैसे फ्लो करता है। मैं ये नहीं बोलने वाला बिल्कुल भी कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है बैटरी के। करंट की वैल्यू भी बता देता हूं, यहाँ पे 5 एम्पियर। सर्किट है, सर्किट में
करंट दिखाया आपने, हमेशा एरो से दिखाते हो करंट को, साथ में मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन दे दी, मैग्नीट्यूड दे दिया, क्या होना चाहिए इसको? स्केलर। अरे सर ये क्या, करंट भाई याद है हमें कि स्केलर क्वांटिटी होता है, जस्टिफाई करो, कैसे करोगे? डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, पर वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, तो ये स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है जी। वेक्टर के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए, ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता। चलो आगे एक और क्वांटिटी बता दो, एरिया। एरिया स्केलर है वेक्टर है? एरिया स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया पता है ना सबको? अरे सर कैसी बात कर दी, एरिया तो बहुतों का निकाला है, किस किस का निकाला है? ट्राइंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। बच्चे थोड़े ना सर बड़ी बड़ी चीजों का भी पता है, किसका पता है? ट्रेपीजियम का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, है ना, सिलेंडर का, स्फीयर का। सर हाँ अब आएगा, हमें पता है एरिया क्या होता है, पता है ना, तो बता दो भाई स्केलर है वेक्टर है। तो सब आंसर करेंगे, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होना चाहिए? स्केलर। एरिया स्केलर के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, ठीक है? हाँ ध्यान से सुनो, एरिया स्केलर भी होता है वेक्टर भी होता है, तो दोनों होता है क्या? नहीं। तो कब एरिया स्केलर होता है, कब वेक्टर होता है? यार जब हम एरिया का मैथमेटिकल सेंस लेते हैं तब एरिया स्केलर होता है। मैथमेटिकल सेंस का मतलब जब आपने एरिया निकाला उन फिगर्स का। अब समझो क्यों बोली थी वो फिगर्स, जब ये फिगर का एरिया निकाला और मैथमेटिकल सेंस यूज करा हमने, तब एरिया स्केलर की तरह बिहेव करता है। अब वेक्टर कब होता है स्केलर, सॉरी एरिया वेक्टर कब होता है? अब ये पूछोगे, एरिया वेक्टर तब होता है जब ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो, ठीक है भाई? जब ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो। ओरिएंटेशन से क्या मतलब है यार, कोई चीज कैसे रखी हुई स्पेस में, उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। जब ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट हो तब एरिया वेक्टर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, ये आईपैड में जो लिखा हुआ है आपको शायद अब दिख रहा होगा, पर यार जैसे ही मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज करूंगा तो ये लिखा हुआ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया की ओरिएंटेशन मैटर करती है आपको देखने के लिए। तो ऐसे केस में एरिया, देखो अभी अच्छे से दिख रहा है, पर ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये एरिया यहाँ पे वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? अब यार एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। जब एरिया वेक्टर की तरह बिहेव करेगा तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। एरिया की डायरेक्शन पता है आपको क्या होती है? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। पहली बात, प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे? जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के इस तरीके से। अब दो तरीके से हो सकती है, आउट फ्रॉम द प्लेन या इन टू द प्लेन। एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर और दो तरीके से, आउट फ्रॉम द प्लेन और इनटू द प्लेन। क्लियर है? आगे चलते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। हाँ जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सिंबॉलिकली वेक्टर को कैपिटल अल्फाबेट से ऊपर लगा देते हैं एरो, या फिर इसके अलावा यार और सिंबल भी होते हैं। एक तो ये, साथ में ये एक बोल्ड अल्फाबेट से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेन राइटर्स यार इसे यूज करते हैं, इंडियन राइटर्स या इंडियन जितने भी हम लोग हैं, हम सब बात करेंगे, हम जनरली इसकी टर्म में बात करते हैं। तो कहीं पे अगर वेक्टर ऐसा लिखा आ गया तो उसके पीछे मत पड़ जाना भाई कि गलत लिख दिया तूने, बेवकूफ आदमी है जिसने लिखा। अरे ये भी सिंबल होते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। क्लियर हो क्या? अच्छा, हम ये यूज करने वाले हैं तो यही लिखते हैं। सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये ज्योमेट्रिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का यूज करते हैं, ठीक है? ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो यूज करते हैं। वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये वेक्टर के बाहर दो स्ट्रेट डंडे लगा दिए,
इसका मतलब है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इस रिप्रेजेंटेशन पे आता है। सिंबल क्लियर है ना भाई? वेक्टर का सिंबल, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंबल, कैपिटल अल्फाबेट, ऊपर एरो लगा रखे हैं। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एरो की लेंथ हमें बताती है मैग्नीट्यूड, लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड कि वेक्टर की वैल्यू है कितनी। मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है? सपोज करो ये मैंने एक वेक्टर लिया जो है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या है? जो इसके एरो की डायरेक्शन है, ऐसे ऊपर को जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ये वेक्टर लेता हूं, वेक्टर बी, वेक्टर बी की वैल्यू मैं बता देता हूं, क्या 15 ले लेते हैं, चलो। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया भाई? 15 सेंटीमीटर। डायरेक्शन क्या हो गई? टुवर्ड्स राइट, वेक्टर टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं ये देखना है। मैं सारी की सारी टाइप्स राइट साइड में लिखता हूँ, लेफ्ट साइड में उनकी डेफिनेशन और समझते चलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टिक करते जाएंगे। तो यार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहला टाइप वेक्टर का इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। वेक्टर नहीं लिख रहा है, समझ जाना। दूसरा, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है। थर्ड टाइप कोलिनियर वेक्टर। फोर्थ टाइप कॉन्करेंट वेक्टर। फिफ्थ टाइप कोप्लेनर वेक्टर। सिक्स्थ टाइप जीरो वेक्टर। हाँ भाई, ये इंटरेस्टिंग है, जीरो वेक्टर भी एक चीज होती है, अभी देखेंगे आगे क्या है। सेवेंथ टाइप यूनिट वेक्टर। एट्थ टाइप, अरे सर बस करो, जान लोगे बच्चों की? नहीं यार, जान नहीं लेनी आपकी, आसान है, बहुत सारे साथ साथ ही याद हो जाएंगे। टाइप्स का नंबर देख के डरना मत। एट्थ टाइप भी है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है। नाइन्थ टाइप भी है पोलर वेक्टर। ये यार डेफिनेशंस ना 1 1 मार्क में पूछ लेते हैं, और वेक्टर की टाइप्स पता होना जरूरी है। ठीक है, और है बहुत आसान। तो चलो एक लास्ट टाइप लिख देते हैं, 10th, एक्सियल वेक्टर्स। बस भाई 10 ही है, बस सर 10। अरे यार आसान है, देखते चलो, आ जाओ। पहला, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। भाई वेक्टर के पास दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है तो वो दोनों इक्वल है। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल है, सिंपल। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग? दोज वेक्टर्स दैट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, and those vector that don't have equal magnitude or same direction, they are called unequal vector। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है? डायरेक्शन सेम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर ये दो चीजें हैं तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है। अब वेक्टर अनइक्वल क्या होंगे? डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, लेंथ अलग है ना दोनों की, तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, तो मतलब ये दोनों अनइक्वल वेक्टर है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है,
अभी भी ये अनइक्वल वेक्टर है। डायरेक्शन तो सेम है पर क्या मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये अनइक्वल वेक्टर है। तो यार इनको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अपने सिंबल पक्के हो जाएं। वेक्टर ए वेक्टर बी अनइक्वल है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से ज्यादा है। यार ये लंबा है ना वेक्टर ए वेक्टर बी से, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी से ज्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डायरेक्शन के बारे में हम नहीं बात कर रहे, दोनों के डिफरेंट है। यहां पे कैसे लिखोगे? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था ना सर। ए और बी कौन सा है? ऊपर वाला ए नीचे वाला बी। यहाँ पे भी ए कर देते हैं, ऊपर वाला ए नीचे वाला बी। यहाँ पे क्या है? ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से छोटा है। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर अनइक्वल वेक्टर क्लियर। नेक्स्ट वेक्टर के टाइप पे चलते हैं, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। सेकेंड टाइप। यार ये वीडियो का फायदा बड़ा है, आप सबको भी पता होगा। क्या? अरे बताओ सर, बहुत सारे फायदे हैं, कौन सा बताएं? यार अगर छूट गया वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, नोट कंप्लीट करो, प्ले कर दो। सेकेंड टाइप, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। सबसे पहले है पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ठीक है, डायरेक्शन अगर सेम है तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। साथ में एक और तरीका है, डायरेक्शन सेम है ना, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री। तो पैरेलल होने के लिए क्या हो गया? डायरेक्शन सेम हो या फिर एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री हो। एक तीसरी कंडीशन भी होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? पहले इधर देखो यार, फिर बताएंगे। ये सपोज करो 5 है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो यार बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बी गंदा सा हो गया, बी को ऐसे लिख सकता हूं, ये डबल है ए के, तो बी को 2 टाइम्स ए लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? ए को 1/2 टाइम्स बी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यार अगर मैं एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स अनदर वेक्टर लिख दूं, where lambda is some scalar number। स्केलर नंबर देख के डरना नहीं है भाई, लैम्डा बस एक नंबर है। नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 1/2 1/3 भी हो सकता है, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। समझ रहे हो? तो लैम्डा बस एक नंबर है। अगर आप दो वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सको, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, इन तीनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन चलेगी। तीनों चीजें लिख दोगे तो टीचर मार्क्स ही नहीं काट पाएगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन चलेगी पैरेलल वेक्टर को चेक करने की कि वेक्टर पैरेलल है या नहीं है। दूसरे वेक्टर पे आते हैं, टाइप पे, मतलब सेकेंड टाइप के ही एंटी पैरेलल वेक्टर पे। अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उन्हें हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो लिख देते हैं पहली डेफिनेशन। इफ टू वेक्टर्स हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मैं शॉर्ट में लिखता हूं डेफिनेशंस, आप लिखो। एंगल, यार अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है इन दोनों की तो एंगल कितना होगा ध्यान देना और ये याद रखना है। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट है तो एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा भी है, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, कैसे? यहां पे कैसे लिखोगे? सेम वही है, ऊपर 5 है, नीचे 10 सेंटीमीटर है। यहां पे क्या लिखोगे? A इज 2 टाइम्स B। ये लिखोगे तो गलत होगा। क्यों? A की डायरेक्शन राइट है, B की लेफ्ट है।
यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ। माइनस साइन लगाने से क्या हुआ, बी की डायरेक्शन उल्टी होगी, तो माइनस बी का मतलब राइट, ठीक है, प्लस बी लेफ्ट है ना, माइनस बी का मतलब है ये राइट में। तो अब ऐसे लिख सकता हूं ए इज माइनस टू टाइम्स बी। सोच के बताओ जल्दी से। नहीं, गलत है, सही क्या है, ए इज हाफ ऑफ बी ना, हाँ, माइनस साइन डायरेक्शन बताने के लिए। क्लियर है, पक्का। तो ये अलग से एक जगह लिख लो, अगर वेक्टर ए ऐसा है तो माइनस ए का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बस ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। ये अलग से नोट बना के लिख लो। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट टाइप पे। तो एंटी पैरेलल के लिए क्या हो गया, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से देख ले, डायरेक्शन ऑपोजिट, एंगल 180 डिग्री। तीसरा, एक वेक्टर दूसरे के नेगेटिव मल्टीपल में हो, ठीक है। तीनों डेफिनेशन, तीनों चीजें हो गई इसमें भी। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर है, बहुत आसान है, जल्दी से डेफिनेशन लिख लो। इफ टू वेक्टर lie along a same line then they are said to be collinear। अगर दो वेक्टर सेम लाइन में होते हैं तब हम उन्हें कोलिनियर बोलते हैं। वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अरे सर ये तो पैरेलल है, पैरेलल है, ऐसे बना देता हूं, अभी आगे चीज क्लियर हो जाएगी। कोलिनियर वेक्टर, if two vectors are in same line they are said to be collinear, ठीक है। चलो चौथा, कॉन्करेंट वेक्टर। अगर यार वेक्टर का सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से क्या मतलब है, मतलब सारे, जैसे यार लाइंस होती है ना, अगर सारी लाइन सेम पॉइंट से जाए तो उन्हें कॉन्करेंट बोलते हैं। ऐसे ही वेक्टर्स में भी है, अगर सारे वेक्टर सेम पॉइंट से जाएं तो उन्हें कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। अब यार ये सेम पॉइंट से जाएं वेक्टर अच्छा नहीं लगता ना बोलना, तो इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इफ वेक्टर हैव सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन then they are said to be concurrent, ठीक है। नेक्स्ट, कोप्लेनर। को का मतलब है साथ साथ, जैसे कोवर्कर होते हैं वैसे ही कोप्लेनर। अगर दो वेक्टर का सेम प्लेन है तब हम उन्हें कोप्लेनर बोलते हैं। इफ वेक्टर्स हैव सेम प्लेन देन दे आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर। अब यार यहाँ पे ना इस पे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि गिव द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स दैट आर कोप्लेनर। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स बताने हैं जो कोप्लेनर होंगे, तो यार आंसर इज 2 वेक्टर्स। इसको मैं एक और तरीके से पूछ सकता हूं कि 2 वेक्टर्स, नोट कर लो इसे, क्वेश्चन किसी और तरीके से भी पूछ सकते हैं। दो हो गया, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू बी कोप्लेनर, मिनिमम 2 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। दूसरा तरीका इसको पूछने का क्या होता है यार, दूसरे तरीके से कैसे पूछते हैं इसे, ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका कह देते हैं कि आर 2 वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर और नॉट। तो आंसर क्या लिखोगे, यस, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, ठीक है। अब 3 वेक्टर के बारे में बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर और नॉट, तो इसका क्या आंसर करोगे यार। अब 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे, थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये यार ये कॉपी है, ये एक प्लेन है, ठीक है। ये 3 वेक्टर है मेरे, दिख रहा होगा।
ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में अभी, तो ये तीन वेक्टर को प्लेनर। पर अगर ये ऐसा हो गया तो ये किसी और प्लेन में चला गया वेक्टर, ये ग्रीन वाला, तो यार ये कोप्लेनर नहीं है। तो तीन वेक्टर हो भी सकते हैं कोप्लेनर और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, जीरो वेक्टर। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वेक्टर आ गया भाई, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर क्या होता है देखते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, द वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, द वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, अब सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बताओ इसकी, मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, या फिर जीरो वेक्टर हैज नो डायरेक्शन। जैसे यार पॉइंट होता है, सिमिलर टू पॉइंट, टू अ पॉइंट इन ज्योमेट्री। जैसे यार पॉइंट होता है ना ज्योमेट्री में, पॉइंट कैसे बनाते हो, ये बस डॉट लगा दिया, बन गया पॉइंट, है ना। जैसे पॉइंट होता है ज्योमेट्री में, वैसे ही हमारी वेक्टर्स में जीरो वेक्टर होता है। इसके पास मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन इनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड लिख देते हैं। ऐसे यार गड़बड़ हो गई। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन अनडिटरमाइंड, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। ठीक है, डायरेक्शन, या जैसे पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वैसे ही जीरो वेक्टर की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है? चलो, अच्छा यार, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऐसे? यार ये तो जीरो नंबर हो गया, ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एरो, जीरो के ऊपर एरो लगा दे तो ये जीरो वेक्टर का सिंबल बन गया। अब यार आप बोलोगे जीरो वेक्टर की क्या जरूरत आन पड़ी सर, इतने सारे वेक्टर तो पहले ही है, जीरो वेक्टर का कार्य तो ऑफ कोर्स है जीरो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन पता नहीं इसकी, तो इसका काम क्या है। ठीक है, तो लिखो यूजेस ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के यूजेस क्या होंगे? ठीक है, सबसे पहला यार, अगर एक वेक्टर को मैं जीरो जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो जीरो हो जाएगा। पर यार वेक्टर को मल्टीप्लाई करा तो वेक्टर होना चाहिए, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो। तो क्या लिखते अगर जीरो वेक्टर ना होता, तो फंस जाते ना, इसीलिए जीरो वेक्टर बनाया ताकि आप लोग ना फंसो। दूसरा, एक वेक्टर ए है ऐसे, दूसरा वेक्टर है बी। इफ ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, ठीक है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड हमारा है, हमारी मर्जी, हम मैग्नीट्यूड इक्वल कर देते हैं, एफ वाला केस ले लिया। ठीक है, और अब क्या करते हैं, ए में से डी माइनस कर देते हैं। अगर जीरो वेक्टर नहीं होता तो क्या लिखते हैं भाई, वेक्टर को माइनस करेंगे तो वेक्टर ही आना चाहिए, तो अगर माइनस करते दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता दो वेक्टर का, तो क्या लिखते, सोचने वाली बात है। अरे यार अब नहीं सोचने वाली बात, हमारे पास जीरो वेक्टर है तो सीधा हम जीरो वेक्टर लिख देते। ठीक है, चलो, जीरो वेक्टर के यूजेस तो समझ में आ गए थोड़े से, कि जीरो वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों लेके आए हैं। नेक्स्ट वेक्टर पे चलते हैं, यूनिट वेक्टर। अब जैसे जीरो वेक्टर का नाम ही बता रहा है कि वो है क्या, ऐसी यूनिट वेक्टर का नाम बता रहा है वो क्या है, दोज वेक्टर्स दैट हैव यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर। तो दोज वेक्टर दैट हैव यूनिट मैग्नीट्यूड,
यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब वन मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड एज वन। ठीक है, जिन भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है उन्हें हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यार इनका क्या यूज है? दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अब वन मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, उसका क्या यूज है? उसका यूज है कि उसे हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लाते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर का यूज हम उसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब यूनिट वेक्टर का सिंबल भी कुछ अलग होना चाहिए या डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो यूनिट वेक्टर यूज करना है और उसका सिंबल ए कैप या फिर ए हैट। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए कैप या फिर ए हैट। ए के ऊपर टोपी लगा देंगे, यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, अब यार यूनिट वेक्टर के बारे में एक और चीज नोट करो। ए कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना। ये वेक्टर ए था, हाँ हम 5 सेंटीमीटर लेते आ रहे थे, वापस से 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? 1। मैग्नीट्यूड क्या बच गया? 1। और मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, बचा क्या? सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन 1 ना भी लिखे तो चलता है ना, तो मैग्नीट्यूड तो हट गया, 1 हो गया, क्या बचा? सिर्फ डायरेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ए कैप। ठीक है, 1 ना भी लिखे तो चलेगा, है ना? समझ रहे हो? और ये 5 लिखना जरूरी थोड़ी ना, 5 थोड़ा जनरल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे लिखते हैं? बस किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है। सपोज करो कोई वेक्टर बी है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना था, तो क्या करना है? बी के मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करना है, क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर हो क्या? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है? तो यार आपको पता होगा 3 एक्सिस होती है। 3 एक्सिस कौन सी? एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। तीनों एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज होते हैं उन्हें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री। इन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। These all 3 direction are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other का क्या मतलब? कि किसी भी दो डायरेक्शन के बीच में आप देखोगे उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल अपना हाथ ऐसे ओपन कर लो, 4 फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब। आप इन दोनों के बीच में एंगल देखो, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में एंगल देखो, ये 90 डिग्री दिख गया। इसके और इसके बीच में एंगल देखो, 90 डिग्री। तो हम बोलते हैं कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 एक्सिस होती हैं। अब उन एक्सिस की डायरेक्शन को दिखाने के लिए जो हम वेक्टर यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल क्यों बोला? क्लियर है? क्योंकि किसी भी दो डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यूनिट वेक्टर क्या? एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज होते हैं उन्हें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक टाइप है यार, एक्सिस बना देता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस टेढ़ी बनाई है। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज होता है उसे हम आई कैप लिखते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे कैप, जेड डायरेक्शन की एक्सिस को के कैप, जेड डायरेक्शन की, ये जेड डायरेक्शन वाले एक्सिस को हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
ठीक है। नेक्स्ट टाइप पोलर वेक्टर। जिन भी वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उन्हें हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर्स दैट हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर्स दैट हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन are called polar vector। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट होना या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना एक ही बात है। जितने भी आप वेक्टर्स देखोगे ट्रांसलेशन मोशन में आ गए, अभी सिर्फ ट्रांसलेशन मैकेनिक्स में सारे के सारे पोलर वेक्टर है। फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, फॉर एग्जांपल इसका एक पहला एग्जांपल ले लिया पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, ये पोलर वेक्टर है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है यार, ये बाद में अभी आप आगे देखोगे, अभी नहीं बात कर रहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा आने वाली नेक्स्ट उसमें। चलो पोजीशन वेक्टर देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने, ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करा। अब इस पॉइंट की पोजीशन को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसे पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। The vector that is used to represent position of a point is called position vector। या जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर यूज करते हैं उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये ओरिजिन, ये इस पॉइंट की पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो ये पोलर वेक्टर है। आप एक ब्लॉक ले लो, ब्लॉक पे ये फोर्स लगा रहे हो, इस फोर्स का भी है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो ये फोर्स भी पोलर वेक्टर हो गया। अच्छा, बहुत सारे पढ़ लिए, इक्वल, पैरेलल, कोलिनियर, कॉन्करेंट, कोप्लेनर, जीरो, यूनिट, ऑर्थोगोनल, पोलर, लास्ट बचा है एक्सियल। ये भी खत्म करते हैं पढ़ के। लास्ट टाइप है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, डेफिनेशन नोट करो यार। एक्सियल वेक्टर आर वेक्टर्स that are always along the axis of rotation। ठीक है, जो भी वेक्टर हमेशा एक्सिस के अलोंग होते हैं उन्हें एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो द वेक्टर that are along the axis of rotation are called एक्सियल वेक्टर। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होने का मतलब, चलो एग्जांपल दे देता हूं। सबसे पहले एग्जांपल नोट करते हैं, कौन से, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जितने भी रोटेशनल वेक्टर हैं रोटेशन मैकेनिक्स में जो आएंगे आगे, वो सारे के सारे एक्सियल वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है यार, अभी से बता रहा हूं और अभी से क्लियर करके हमेशा याद रखोगे, बहुत हेल्प करने वाला है ये। क्या, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, मतलब अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज रोटेशन होती है तो इनटू द प्लेन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होती है। एंटी क्लॉकवाइज अगर कहीं लिखेंगे तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे तो
नेगेटिव लिखेंगे। अब ये डायरेक्शन मैंने देखी कैसे? ये डायरेक्शन मैंने राइट हैंड थंब रूल से देखी। राइट हैंड थंब रूल क्या करता है? अपनी पाम को इस रोटेशन के अलोंग फोल्ड करो। अगर ये क्लॉकवाइज है तो कैसे अपनी राइट हैंड लो, राइट हैंड की पाम ओपन करो, मेरे साथ साथ ओपन करो और क्लॉकवाइज इसे रोटेट करो। थंब की डायरेक्शन क्या है? प्लेन के अंदर, तो क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन। और क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, ध्यान रखना है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या कैसे कर्ल करोगे फिंगर? राइट हैंड खोल लिया, कर्ल करो, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल होना चाहिए उसके जैसे। हो रहा है? कैसे? आपकी तरफ आ रहा है थंब, आपकी तरफ मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। राइट हैंड थंब रूल अभी आगे लिखते हैं, चलो।